अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 127 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। एगापोर्निस फैमिली में वर्किंग किस तरह से करवाई जाती है ताकि ब्रीडिंग के दौरान कोई नई म्यूटेशन निकाली जा सके, वो आज बात बताऊंगा जो शायद ही कोई आप लोगों को बताए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट होता है जो कोई भी ब्रीडर शेयर नहीं करता। सामने आप देख रहे हैं ये डाइल्यूट के पीस देख रहे हैं आप, जो येलो के अलावा हैं पीसेस फीके कलर में, खूबसूरत कलर में, वो डाइल्यूट्स हैं, डाइल्यूट फिशर हैं वो। तो ये डाइल्यूट फिशर क्या होते हैं, पेल फेलो क्या होता है, ओपलाइन फेलो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और इसमें वो सीक्रेट बताने लगा हूँ मैं आप लोगों को। कोई भी ब्रीडर ये बात करता नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है। किसी का सीक्रेट ना खोलना, मुझे नहीं पता कि ये बात ठीक है या गलत है। बहुत सारे लोग जो भी ब्रीडिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, उनके पास जो नई म्यूटेशन निकलती है वो किसी को वो बताते नहीं है कि ये कैसे निकली है। अब उनका ये ना बताना, ये बात को सीक्रेट रखना, मुझे नहीं पता कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है। कहते हैं ना कि जैसे एटॉमिक वेपन किसी ने बनाया हमारे मुल्क में, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने एटॉमिक वेपन बनाया, ठीक है, एक न्यूक्लियर वेपन बनाया। अब ज़ाहिर है उनकी मेहनत है वो। अब पाकिस्तान हर मुल्क को तो नहीं बताएगा ना कि हमने ऐसे बनाया है। आप समझ रहे हैं, चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब एक चीज़ हर बंदे के हाथ में होगी, वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो वैल्यू उस वक्त तक होती है जब तक वो चीज़ कम होती है, तादाद में नायाब होती है, उसकी डिमांड भी उसी वक्त हाई होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। लोग शेयर नहीं करते कि डाइल्यूट कैसे बनाने हैं या फ़लाना कैसे बनाना है, और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बट ये बात कोई बताता नहीं है। कोई बंदा इन बातों को इतनी सख्ती से मना किया जाता है कि अगर पता भी है तो आपने बतानी नहीं है किसी को। भाई मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं मेहरबानी करो यार, ये बातें आप आउट ना किया करो। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे काम की होती हैं, और ये लोगों को मतलब आम हो जाएंगी ये चीज़ें सारी कॉम्बिनेशन, तो फिर जो है ना हमारा काम ख़राब हो जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं, काफ़ी लोग मुझे भी ऐसा कहते हैं। मेरे दोस्त मेरे सामने बात करते हुए थोड़ा सा बर्ड्स की जितनी भी जो ब्रीडिंग है या जितनी भी इसकी सीक्रेसी है, वो बात करते हुए ना डरते हैं। उनको पता है कि यार ये हेल्प करता है, ये फिर ऐसा ना हो चैनल पे बोल दे और वो सारा जो है ना आउट हो जाए सारी चीज़ें। तो वो बेचारे जो है ना एहतियात करते हैं। अब उनकी एहतियात करना सही है, उनकी मेहनत है अपनी अपनी, बट मेरा तो काम ही नॉलेज देना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है। मैं नॉलेज प्रोवाइड नहीं करूँगा, कौन देखेगा? ये कोई भी नहीं देखेगा मेरा चैनल। तो चले मैं आज आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सेटअप के ऊपर, ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर विज़िट नहीं करवाते। यानी कई लोग अपने ब्रीडिंग सेटअप सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। एक सेटअप मैंने भी सीक्रेट रखा हुआ है अपना, और उसके बारे में मैं कोई ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता। वो इस वजह से नहीं, वो ये बात नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत ऊपर के लेवल की ब्रीडिंग हो रही है या मैं किसी वर्किंग पे काम कर रहा हूँ। मैं वर्किंग कर ही नहीं रहा, मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं वर्किंग कर ही नहीं रहा, ठीक है। मैं एक ब्रीडर हूँ, एक अपॉर्चुनिस्ट हूँ। जो अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास मैं उसको अवेल करता हूँ, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाता हूँ, मुझे भी अल्लाह ताला फ़ायदा देता है। लेकिन मैं वर्किंग नहीं कर रहा अभी इस वक्त, ठीक है। आई एम नॉट अ म्यूटेशनिस्ट, मैं म्यूटेशनिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता सब कुछ है कि कैसे होती है म्यूटेशन, चेंज किस तरह से की जाती है, सारी बातों का। अब कई लोग जो सेटअप पर विज़िट नहीं करवाते, उसकी 2 वजहें होती हैं या 3 वजहें होती हैं। चले मैं आपको 3 वजहें देता हूँ। पहली वजह, आपने जो चीज़ बेचनी है, जब आप सेल के लिए लगाते हैं, कोई आपके पास आता है ख़रीदने के लिए, तो आप उसको अपना सेटअप इसलिए विज़िट नहीं करवाते कि वो बंदा जब आपका सेटअप देख रहा है तो वो जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं वो उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ना पसंद करे। पहली वजह ये होती है कि जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं अगला बंदा वही देखे, उसी की बात करे, अगर उसने लेनी है तो हाँ करे, नहीं लेनी तो ना करे, ठीक है। ये वजह होती है पहली कि सेटअप पे लोग नहीं बुलाते, अपने अलग से दिखा देते हैं कि वो बंदा जो भी आएगा वो टाइम एक तो ज़ाया करेगा, एक तो सारे बर्ड देखेगा मेरे, फिर वो पसंद करेगा जो मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं, जो मेरे काम के हैं, मेरी वर्किंग चल रही है, उसमें से बोलेगा मुझे ये दे दो, मुझे ऐसे दे दो। तो टाइम ज़ाया होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। पहली वजह ये है अपना सेटअप विज़िट ना करवाने की। दूसरी वजह, कोई ऐसी म्यूटेशन पर काम हो रहा है जो कि वो बंदा ही जानता है, और कई सालों की मेहनत के बाद उसको ये पता चला कि इन दोनों कॉम्बिनेशन को लगाने के बाद फ़लानी चीज़ निकलती है। तो जिस आदमी को 5 साल बाद पता चली है, वो 5 मिनट में तो आपको बताएगा नहीं, ना आपको पता लगने देगा, इसीलिए वो अपने सेटअप पर भी नहीं लेके जाता। ये दूसरी वजह है। अब सेटअप पर ना लेके जाने की तीसरी वजह क्या होती है? तीसरी वजह ये होती है
ये जो बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, तीसरी वजह बहुत कम पाई जाती है, वो ये कि कुछ हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बर्ड्स की। किसी के पास इम्पोर्टेड ब्रीड होती है, और जिसके पास इम्पोर्टेड ब्रीड होती है ना, वो थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा करता है। उन्हीं में ही आपको नज़र आएगी ये। वो क्या होती है, उनको लगता है कि कोई बंदा बाहर से आएगा तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई बैक्टीरिया कैरी करके आ रहा होगा, क्योंकि हम जब चलते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारी शर्ट पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे हाथों पर एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं होता, वो डिफरेंट बैक्टीरियल सिस्टम जो है ना वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, इसको आप हटा दें, कोरोना की मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको तो आप साइड भी कर दें। मैं नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं किसी के सेटअप पे गया हूँ, ठीक है, मैं झांक रहा हूँ, बॉक्स के अंदर देख रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ वो बंदा दाना क्या डालता है, उसी टाइम मुझे छींक आ गई, मैंने छींक मार दी, तो मेरे मुंह से छींटें निकल गई, या उसके ऊपर चली गई, या दाने पे गिर गई उसके, या पिंजरे पे गिर गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया लाजमन हो, बट हो सकता है। ठीक है, उस पर बैक्टीरिया हो सकता है। किसी के बर्ड पे हो सकता है कि कोई बर्ड ऐसा हो जो सेंसिटिव है, इम्पोर्टेड है, बाहर से दूसरी कंट्री से आया है, फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करने वाला है, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, उसको मेरी कोई चीज़ इन्फेक्ट कर सकती है उसको। अब एक आपको बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, ज़ीरो पेशेंट। ये मैं अभी वैसे कोरोना में मुझे पता चला, लेकिन मैं आपको फिर भी नॉलेज के लिए आपकी बता रहा हूँ, आइंदा भी आपके काम आएगी। ज़ीरो पेशेंट उसको कहा जाता है जिस बंदे के अंदर वायरस होता है, मगर उस बंदे को ख़ुद कुछ नहीं होता। मतलब एक बंदा है, उसके अंदर वायरस है, बट वो बीमार नहीं होता, लेकिन वो बंदा वो वायरस कैरी करता है। अब वो बंदा जो है वो ख़ुद तो बीमार नहीं है, मगर वो कैरियर है वायरस फैलाने का। अब वो जिससे मिलेगा, हो सकता है वो वायरस उससे उस बंदे तक पहुँचे और उस बंदे को इफ़ेक्ट हो जाए, यानी उस बंदे को बुखार हो जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, या 15-20 दिन के लिए वो उसको कोई मसला हो जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि बंदा फौत हो जाएगा फ़ौरन, लेकिन अगले की तबीयत ख़राब हो सकती है। अब जो ज़ीरो पेशेंट है ना, उसको ज़ीरो पेशेंट इसलिए कहा जाता है कि उसको मसला ही नहीं है ना कोई, बस वो लेकिन वायरस कैरी कर रहा है, उसकी बॉडी में है वायरस। ठीक है, तो ज़ीरो पेशेंट कहा जाता है। तो एक ये बात हो गई, इसलिए भी लोग डरते हैं कि यार मेरे सेटअप पे कोई आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग, नहाते धोते भी नहीं हैं, अजीब अजीब गंदे गंदे मैले लोग उठ के आ जाते हैं। तो वो लोग सेटअप पे विज़िट नहीं करवाते इसी वजह से कि यार बंदा छींक भी आ सकती है, खांसता है बंदा, फिर टाइम लगाता है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी सेटअप पे विज़िट ना करवाने की। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने ज़ीरो पेशेंट बताया, इससे छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। ये जो मेरी हर बात मेरी वीडियो में जो आप समझते हैं ना कि ये परिंदों की वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो परिंदों से मुतल्लिक नहीं है, बेटा आप लोग ये बात याद रखिएगा, एक काबिल आदमी जो होता है ना, उसकी काबिलियत महसूस हो जाती है, ना नज़र आती है, ना वो बताने में पता चलती है, वो महसूस होती है। मेरी अगर आप वीडियो देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको, मैं ये नहीं कह रहा मैं काबिल आदमी हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मैं काबिल आदमी हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो काबिल आदमी है ना, वो जब किसी की वीडियो देखता है, देखने वाला, बाज़-औक़ात देखने वाले भी तो काबिल होते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से हज़ारों लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हो सकता है मेरे से 1000 गुना काबिल लोग देखते हो मेरी वीडियो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो काबिल आदमी की निशानी ये होती है कि वो चीज़ खोलता है, या वीडियो देखता है, या लोगों से मिलता है, वो अपने काम की चीज़ें उनमें से निकालता जाता है। इल्म की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉलेज होती है ना, वो निकालता जाता है, वो उनसे सीख लेता है, उनको पता ही नहीं चलने देता अगले को कि भाई ये सीख रहा है आपकी सारी चीज़ें, वो उससे सीख लेता है। और ये अच्छी बात होती है, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। किसी की बुरी आदत आप सीख रहे हैं तो भाई ये कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हैं आप। मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी की अच्छी बातें सीख लेते हैं, किसी की नॉलेज आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगले को पता ही नहीं चलता कि इसने मेरे से लाखों की नॉलेज ले ली। तो असल काबिल बंदा कौन है? असल काबिल बंदा वो है जो तहम्मुल के साथ अगले की बात सुन रहा है, ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। अब अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि ये चर करता रहता है, ऐसे ही कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड करता है चीज़ों में, वीडियो में, तो ये आपकी गलत फहमी है भाई। अगर आप में से कोई 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं अगर कोई एक्स्ट्रा बात बताता हूँ तो उनको अच्छी नहीं लगती हो, किसी को हो सकता है, मैं अपना जो है ना अंदाज़ा ज़ाहिर कर रहा हूँ, तो आप बेशक ना देखें मेरी वीडियो, या वो पार्ट आप स्किप कर दिया करें, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपका हो जाए, क्योंकि मेरी कोई बात बग़ैर वजह की नहीं होती, उसके पीछे बहुत मकसद होते हैं। अच्छा खैर, टॉपिक पर आते हैं, इन बातों को बहस में नहीं पड़ते। आज बहुत अच्छी वर्किंग बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो ब्रीडिंग में आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम जो है ना आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा आज छोटी सी इस वीडियो से।
यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इस वीडियो में लगा दी मैंने। अब ये अगले बंदे पर है कि वो इससे क्या फ़ायदा उठा रहा है या क्या नहीं उठा रहा। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, आगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बात क्या है, मसला क्या है, वर्किंग होती कैसे है इसमें एगापोर्निस में। एगापोर्निस हो, बजरी हो, कॉकटेल हो, लवबर्ड हो, फिंचेस हो, कुछ भी हो, म्यूटेशन सब में होती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि एक ही नस्ल, एक ही ब्रीड है परिंदे की, जैसे एगापोर्निस एक ही ब्रीड है ना परिंदे की, है तो ब्लड लाइन, ब्रीड लाइन जो है वो एक ही है। म्यूटेशन का मतलब होता है कलर, म्यूटेशन का मतलब होता है कलर। ठीक हो गया जी, कलर कॉम्बिनेशन या उसकी बॉडी की जो खूबसूरती है वो म्यूटेशन में आती है। म्यूटेशन चेंज हो सकती है इलाकों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आपके ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से म्यूटेशन चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। असल जो फ़िशर है एगापोर्निस है वो एक ही है। फ़िशर जो कॉमन फ़िशर आपने देखा होगा साउथ अफ्रीकन रीजन में, ये वहीं का ही हैबिटेट है, वहीं का ही ये ओरिजिनेटेड है। ठीक है, इसका ओरिजिन भी वहीं पर ही है। तो इसके इतने कलर कैसे आ गए? यानी कि जंगल में जो होते हैं वो तो ग्रीन फ़िशर होते हैं, तो ये हमारे पास ये क्या निकल रहा है, पेल फेलो और ये वो। अब मैं आपको बताता हूँ। परिंदे की बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, एक मेलानिन होता है और एक और भी होता है। इनका काम ये होता है, ये कलर बनाते हैं बॉडी का, जो बाहर का जो आउटर कलर है, यानी इनके परों का जो शेड है। मेलानिन और वो जो एक और हार्मोन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस कलर इन अ बॉडी ऑफ अ बर्ड। ये वो हार्मोन है जो कलर को प्रोड्यूस करने में, शाइन देने में या उसकी ब्यूटी बढ़ाने में काम आते हैं। अब जब जंगल में उड़ रहे हैं फ़िशर तो वो ग्रीन कलर के हैं, बट जब हमने कैप्टिविटी में रखना शुरू किए तो इनके कलर, इनकी म्यूटेशन बनना शुरू हो गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या बात हो गई? आपको बताता हूँ क्या बात हो। जब परिंदा आप कैप्टिविटी में रखते हैं, जाहिर है वो आप, उसका माहौल चेंज हो गया ना। वो पहले जंगल में उड़ता था, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक अलग थी, आपके पास आपने उसका माहौल चेंज कर दिया, आप कैप्टिविटी में उससे ब्रीड ले रहे हैं। ठीक है, तो उस कैप्टिविटी में ब्रीड लेने की वजह से इसका जो हार्मोन होता है, जो कलर पैदा करता है बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब से मुराद ये कि उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। ज़ाहिर है एक बर्ड है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई ना, वो कहाँ वो जंगलों में घूमता था, उड़ता था, वो डारियाँ मारता था, आपने उसको एक 1.5x3 का पिंजरा दे दिया आपने उसको। ज़ाहिर है 1.5x3 में और खुले घूमने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1.5x3 बहुत अच्छा साइज़ है फ़िशर के लिए, एगापोर्निस के लिए ब्रीड करवाने के लिए बहुत सूटेबल साइज़ है। लेकिन इसको आप बाहर, यानी कि खुले माहौल से तो कंपेयर नहीं करवाएंगे ना। एक जंगली जानवर के लिए 1.5x3 भी कुछ नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, अच्छा, अब जब वो 1.5x3 में रह रहा है, खा पी रहा है, वहाँ उड़ रहा है, ज़ाहिर है उसकी एक्टिविटी बहुत चेंज हो गई है अपनी नेचुरल हैबिटेट से, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वहाँ पे फिर कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, जब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो उसमें दो कलर पहले निकलते हैं, एक एल्बाइनो, दूसरा लोटिनो। ठीक है, दो कलर पहले निकलते हैं। एल्बाइनो जो है वो बेसिकली कलरलेस हो जाता है, उसका मेलानिन जो है ना वो कलर की प्रोडक्शन को रोक देता है, इसीलिए वो पूरा वाइट निकल आता है बच्चा। ठीक हो गया, एल्बाइनो कहते हैं। एल्बिनिज्म से निकला है ये, किसी भाई ने कमेंट भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट देख के। तो एल्बाइनो और लोटिनो निकले होंगे पहली बार। हर परिंदे में जो भी नई म्यूटेशन निकलती है वो शुरू यहाँ से होती है, एल्बाइनो एंड लोटिनो। तो ये पेल फेलो कहाँ से आ गया? पेल फेलो, ओपलाइन कहाँ से आ गया? बताता हूँ आपको ओपलाइन कहाँ से आ गया। जब आप किसी डार्क कलर को किसी लाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन लगाते हैं ब्रीडिंग के लिए, अब इसमें दो चांसेस होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, 50-50% होते हैं कि हो सकता है आपके पास जब डार्क कलर लाइट के साथ पेयरिंग हो रही है तो उसके बच्चे, आधे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डार्क निकल आए डबल फैक्टर के, यानी कि जो पेरेंट्स में से जो एक पीस डार्क है उसके भी, उससे भी डबल डार्क निकल आए, और आधे बच्चे डार्क का लाइट शेडो कैरी कर लें और वो अपना कलर लाइट कैरी कर लें। इस कैरी करने में होता क्या है, बाज़ों का धड़ का कलर चेंज हो जाता है, सर का कलर सेम रहता है। होगी, ठीक हो गई बात? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मेलानिन उनका डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आप कलर कॉम्बिनेशन भी आपस में क्रॉस मैच करवा रहे हैं। तो जब धड़ का और बॉडी का कलर डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने लगता है तो क्या होता है, ओपलाइन जनरेट हो जाता है।
ओपलाइन जनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद एक अलग बहस है ब्लू बर्ड को किससे लगाना चाहिए, कि आपके पास ब्लू बर्ड आएँ या ब्लू बर्ड ना आएँ या कोई दूसरी म्यूटेशन निकल आए, वो तो बहुत ही आगे की बात है, उधर आप किसी और दिन बात करेंगे, वो फिर बहुत लंबी बहस निकल जाएगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि चक्कर क्या है, वर्किंग कैसे करनी है आपने। जब आप वर्किंग करेंगे, पेयरिंग जब आप बर्ड्स वगैरह लेकर आते हैं, जो बंदा वर्किंग करता है ना, उस वर्किंग की शर्त ये होती है कि फिर आपको पट्ठे अपने रोकने पड़ते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इसमें मेहनत बहुत है, ज़ाहिर है 2-3 साल लग जाते हैं। अब बंदा अगर बेचेगा नहीं तो कमाएगा कैसे, इसलिए मैं इस काम में पड़ता ही नहीं हूँ। मेरा काम क्या है, जो भी नई म्यूटेशन आई डायरेक्ट ख़रीद ली बगैर मेहनत किए। मेरा तो टाइम कीमती है ना, समझ रहे हैं, मेरा टाइम कीमती है, मुझे टाइम बचाना है। तो टाइम इतनी कीमती चीज़ है कि मैं अपना टाइम बचाने के लिए पैसे ज़्यादा पे कर सकता हूँ, क्योंकि पैसों से टाइम तो नहीं वापस आएगा ना मेरा। हाँ, टाइम अगर मेरे पास बच जाएगा तो मैं पैसे और बना लूँगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन कुछ लोग इतने खपती हैं इस ब्रीडिंग के अंदर, इतना इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ करते क्या हैं वो। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, बात एगापोर्निस की ही है। अब आप बोलेंगे बजरी को ये बीच में ला रहा है, तो उसकी वजह है, ठीक है। मैं एक बर्ड साइकोलॉजिस्ट कह लें मुझे, बर्ड ब्रीडिंग साइंटिस्ट हूँ मैं, ठीक है। ब्रीडिंग का साइंस समझता हूँ मैं, समझाता हूँ लोगों को, बर्ड का बिहेवियर समझाता हूँ मैं लोगों को। मेरा एक दोस्त था, उसके पास बजरी थे, ठीक है। तो उस टाइम फैलो आए, फैलो क्रिस्टेड, ये वो लगता था रेनबो। अच्छा, मैं उसके घर गया, मैंने कहा, मेरी तो आपको पता है परिंदों वालों से मेरी सबसे सलाम दुआ आना जाना है। मैं जब गया मैंने कहा कि दिखाओ सेटअप, दिखाओ क्या क्या रखा हुआ है, क्या कर रहे हो आजकल। मैं गया तो उसके पास सारे रेनबो के पेयर थे। अच्छा, मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि ये रेनबो कहलाता है। उस टाइम, ये आज से कुछ 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम उस टाइम यही था, रेड आई क्रेस्टेड, क्रेस्टेड फैलो, ये चीज़ें थी। रेनबो का तो रेनबो हमारे आंखों के सामने पड़ा होता था और हम उसको समझते ही कुछ नहीं है। अभी भी हम कहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन है, ये बजरी है ये। तो मैं उसके घर गया, उसके बाद सारे रेनबो भरे में, ठीक है। मैंने उससे बोला क्या है यार, अभी तो इतनी म्यूटेशन डिफरेंट आ गई है, तू क्या कर रहा है, ये सिंपल बजरी रखे हुए। उसने कहा ये सिंपल नहीं है, रेनबो है। मैंने कहा रेनबो मतलब? उसने कहा वो रेनबो का मतलब होता है वो कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, उन कलर्स के ही मैं बजरी रखता हूँ। तो मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल बात है। उसने कहा ऐसा तुम समझ नहीं रहे, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसमें तू कौन सी वर्किंग कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ना। यानी तू इसको अगर फैलो से लगा या तू इसको किसी लेस विंग के साथ लगा तो वो वर्किंग कहलाएगी ना। तू सारे भरे में तूने रेनबो को रेनबो से ब्रीड करवाई जा रहा है, तू उसमें से बच्चे भी रेनबो ही निकल रहे हैं, तो तू वर्किंग क्या कर रहा है इसमें? वर्किंग कहाँ से आ गई इसमें? वर्किंग तो है ही कोई नहीं इसमें। उसने कहा नहीं, तुम समझोगे नहीं। तो मैंने कहा तू समझा चल मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने इतनी गहरी बात कही मुझसे। उसने कहा मैंने कुछ फैलो और रेड आइज के पेयर मंगवाए हैं, वो मैं इनके साथ लगाऊंगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता है कि तुम्हें मैं एक दिन ना रेनबो में ना रेड आइज निकाल के दिखाऊंगा, पूरा रेनबो होगा, उसकी आंखें लाल होंगी। अच्छा, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं है आज तक ऐसा, तो ये अच्छा मुझे समझ में भी नहीं आई वो क्या कहना क्या चाह रहा है। लेकिन वो समझता था उस चीज़ को, उसका पैशन है ना, टाइम देता है वो, उसको पता है क्या चीज़ है वो। तो मुझे उसकी बात समझ, मैंने कहा रेनबो यार मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही रेड आइज में, और क्या ये क्या होगा। मैंने कहा ये फैलो होगा। उसने कहा ये फैलो तो होगा, लाजमन फैलो ही कहलाएगा ना। एक परिंदा जिसके पैचेस हैं या कलर है बॉडी पे और उसकी आँख लाल है तो वो फैलो ही कहलाएगा, चाहे कलर कोई भी हो उसके ऊपर, रेनबो हो या ब्लैक हो, जो भी हो। तो मैंने कहा यार फैलो ही होगा वो। तो कह रहा है फैलो तो होगा बट वो बहुत अलग चीज़ होगी, डिफरेंट होगी और उसकी बहुत वैल्यू होगी। तो मुझे समझ में नहीं आई उसकी बात की वैल्यू कैसे होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने 1 साल बाद ना जनरेट कर लिया। मैं उसके घर गया, उसके पास रेनबो रखे हुए थे 7-8 पीस, वो सारे रेड आइज थे और वो इतने अलग लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जब उसने बताया था उस वक्त तो इमेजिन नहीं कर पाया मैं, लेकिन उनको देखने के बाद मेरी आंखें, मेरा मुंह खुल गया। मैंने कहा अब इसका आगे क्या करना है? उसने कहा ये रेड आइज में रेनबो है, रेनबो रेड आइज, इसको मैं हेलीकॉप्टर में होगोरोमो में कन्वर्ट करूँगा। मैंने कहा कैसे करोगे? कहने लगा मैं होगोरोमो के कुछ मेल लेकर आ रहा हूँ, मेल और फीमेल यानी कि पेयर लेकर आ रहा हूँ, उनको तोड़ूंगा और इनके साथ लगाऊंगा।
मैंने कहा अच्छा। वो वर्किंग करता रहा, उसके पास रेनबो रेड आइज़ होगोरोमो निकल आया। मैंने कहा अब क्या करेगा? उसने कहा अब मैं ऐसा करूँगा कि ये मेरे पास रेनबो होगोरोमो फैलो है ना, रेनबो होगोरोमो रेड आइज़ है ना, ये पूरा का पूरा, मैं चाह रहा हूँ कि एग्जीबिशन के साथ क्रॉस करके सेम चीज़ रेनबो होगोरोमो रेड आइज़ एग्जीबिशन में कन्वर्ट कर दूँ। तो मुझे उस वक्त भी बड़ी हैरत हुई। आज उस लड़के ने क्या किया, अभी काफ़ी दिनों बाद मेरा उसके पास जाना हुआ, उसके पास एग्जीबिशन बजी का पीस है, बजरी का, एग्जीबिशन साइज़ में। वो ब्लैक ऑस्ट्रेलियन है, ब्लैक बजरी है, ब्लैक एग्जीबिशन बजरी रेड आइज़ में, और पीछे उसके हेलीकॉप्टर है होगोरोमो, ब्लैक होगोरोमो रेड आइज़ के अंदर एग्जीबिशन साइज़ में उसके पास इस वक्त मौजूद है, जिसके तकरीबन अभी इस वक्त 25 लाख रुपए एक पेयर के लग चुके हैं उसके पास। बट ही इज़ नॉट सेलिंग दैट, वो बेच नहीं रहा उसको। तो इसको कहते हैं वर्किंग। अब हम लोग, मैं कॉकटेल में लगा हुआ था, लववर्ड में लगा हुआ था, बट कहते हैं ना, आप में पैशन होना चाहिए। कोई परिंदा बेकार नहीं होता। अब हमारी नज़र में बजरी क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब कहने का मकसद ये कारोबार होता है उससे। मैंने भी रखे हुए हैं बजरी, बहुत सारे रखे हुए हैं, रेनबो भी रखा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, हमने पेयरिंग कर दी, बच्चे निकलते हैं, बेच देते हैं हम। हमें तो पैसे चाहिए ना, मैं तो ब्रीडर हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए। कि नहीं, मेरा ये कारोबार है, काम है मेरा ये ब्रीडिंग करवाना, मुझे पैसे चाहिए होते हैं कि एक घर चलाने के लिए या अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए। हम लोग सेल आउट कर देते हैं, बस हमारा इतना काम है, ब्रीड करवाया, सेल आउट कर दिया। बट मेरा जो दोस्त था वो म्यूटेशनिस्ट था, ठीक है। अब आप बोलेंगे अगापोर्निस से क्या ताल्लुक है इस बात का? अब सुन लें अगापोर्निस से क्या ताल्लुक है। इसी तरह के उल्टे सीधे पीस आपस में लगाने से ही म्यूटेशन निकलती है। समझ गए मेरी बात को आप? बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार ये इससे क्यों लगा रहे हो, ये तो ख़राब हो जाएगा, उसके तो पैच है ना, वो फिशरी तो अलग है, फिशरी को फिशरी के उससे लगाओ, या फलाना करो, या यूँ करो, या ऐसे करो, या वैसे करो, ठीक है, लोग आपको बताएंगे। लेकिन आप वही करें जो रैंडमली आप कर सकते हैं। आप किसी की सुने नहीं, शक्लें नहीं देखें, लोगों की शक्लें देख के नहीं लगाया करें पेयर अपने। जो आपको सही लग रहा है, वर्किंग में तो इसी तरह होता है ना, आप अंट की शंट लगा दें, इसी तरह कोई नई चीज़ निकल आती है आपके पास। आप वर्किंग करते रहें, ये वर्किंग कहलाएगी, ठीक है। पेल फैलो क्या होता है? जब आप किसी डार्क बर्ड को किसी लाइट बर्ड के साथ लगाते हैं, वो कलर जब लाइट में कन्वर्ट होता है, फिर उस लाइट बर्ड को दोबारा लाइट बर्ड के साथ लगाते हैं, वो कलर और कन्वर्ट होता है, वो करते करते डाइल्यूट फॉर्म में आ जाता है। डाइल्यूट फॉर्म में आपको दिखा चुका हूँ इस वीडियो के शुरू में। हल्का कलर होता है लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये तो डार्क कलर है ना, ब्लू बर्ड है ये। अब ये ब्लू बर्ड जो है, इसकी एक अपनी ब्यूटी है। देखें ना इसका कलर कितना डबल फैक्टर में है, एक का दूसरे का नॉर्मल है, एक का डबल फैक्टर में। तो आप देखें, डार्क कलर की अपनी वैल्यू है, डाइल्यूट कलर की एक अपनी वैल्यू है। हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है, खूबसूरत दिखने वाली हर चीज़ बिकती है। वर्किंग इस तरह की करें कि अगले को नज़र आए कि हाँ वर्किंग हुई हुई है। ऐसी वर्किंग ना हो कि लोग हंस रहे हों आपके ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आप मास्केट लगा रहे हैं, थोड़ा देख लें, केयरफुल रहें। आप सोचें तो सही, मैं लगा रहा हूँ, इससे क्या नहीं जनरेट हो सकता है आगे। बाज़ुकात तो उसमें से भी भाई कुछ ना कुछ निकल ही आता है। आजकल कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। मेरे दोस्त ने कॉमन फिशर ले लिए ऐसी मार्केट से, किसी से घर ले आया, ब्रीड करवाया उसने। उसके पास ब्लू कलर में डबल फैक्टर पार ब्लू निकल रहा है उसके पास, उसी कॉमन फिशर में से। मुश्किल से कोई एक आध बच्चा उसमें से निकलता है फिशर का, बाकी सारे वो निकलते हैं, डबल फैक्टर के पार ब्लू निकल आते हैं। पेयर उसने लिया था कोई फिशर का, किसी ने बेवकूफ़ बना के उसको 6,000 में दे दिया, 6,500 में। वो भी पट्टे दे दिए किसी ने, पुरानी बात है। लेकिन अब वो बाद में तैयार होने के बाद ब्रीड करता रहा और पार ब्लू निकलते रहे उसमें से। ये तो मेरी अपनी आंखों देखी बात है। तो वर्किंग आप करते जाएं। अगर आप वर्किंग की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो अगर आप ब्रीडर हैं तो फिर वर्किंग में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं वर्किंग नहीं करता, आई स्वेयर ऑन गॉड। आगे का मुझे नहीं पता, बट मैं अभी वर्किंग नहीं करता। वर्किंग के लिए टाइम चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, आपको पट्टे रोकने पड़ते हैं, उनको आपस में बार बार बच्चों से पेरेंट्स लगाने पड़ते हैं। पेरेंट्स को कभी बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ, कभी बच्चों को आपस में। वर्किंग इस तरह से होती है। मेरे पास ना तो इतनी जगह है, ठीक है, और ना इतना टाइम है, क्योंकि मुझे टाइम पर पैसे चाहिए होते हैं ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूँ। तो इसलिए मैं वर्किंग नहीं कर सकता। मैं बर्ड्स डालता हूँ, ब्रीड लेता हूँ, ब्रीड सेल कर देता हूँ, फिर वो पैसे आ जाते हैं, बात ख़त्म हो गई।
लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपने काम ऐसे करना है, ठीक है। लोग आपको कुछ भी बोलें, हाँ अगर कोई आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता है कि यार मैंने लगाया है ऐसा कॉम्बिनेशन तो ये निकला है, तुम भी कर लो देख लो, उसकी आप बात माने। जो आपका करीबी दोस्त है या कोई अच्छी बात बता रहा है आपको और प्रैक्टिकल कर चुका है, आप ज़रूर माने उसकी बात, उसकी वर्किंग को आगे कंटिन्यू करें। आप समझ रहे हैं बात को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।